हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स की जो यूपीएससी की तैयारी के लिए वो सारी चीज़ें जो टॉपर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं और जो कि हमारी फैकल्टीज़ हैं जिनसे हम पढ़ते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन के बारे में। तो वो उन्होंने क्या-क्या सजेस्ट किया है जो कि हमें यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यही सारी जो मिस्टेक्स हैं जिसके कारण बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो प्रीलिम्स क्वालीफाई करके मेंस में जाते हैं, फिर मेंस क्वालीफाई करके इंटरव्यू में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते और कितने लोग प्रीलिम्स में ही छँट जाते हैं, कितने लोग मेंस में ही छँट जाते हैं। तो उसके लिए जो हमारे टॉपर्स हैं और जो फैकल्टीज़ हैं, जैसा मैंने आपको बताया है, तो उन्होंने समय-समय पर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बताई हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो उसकी कंपाइलेशन मैंने तैयार की है ताकि आपको भटकना ना पड़े, एक ही जगह पर आपको जो सारे सजेशंस जो इम्पोर्टेंट है और जो सबसे कॉमन है और जो भी संभव हो सकता है, जो नहीं करना चाहिए, वो मैंने आपको कंपाइल करके इस वीडियो में देने की कोशिश की है। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि इसके साथ ही वो सारी चीज़ें जो एक यूपीएससी एस्पायरेंट को बिल्कुल करनी ही चाहिए, उसकी भी वीडियो हमारी जो यूट्यूब चैनल है फ्रीलांस स्टडीज़ उस पे आपको मिल जाएगी। उसमें आपको वो ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कि आपको बिल्कुल करनी चाहिए और अगर आप वो करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन है उसमें आपको और भी बढ़ोतरी मिलेगी, उसमें आपको और भी फ़ायदा मिलेगा, आपके मार्क्स ज़्यादा आएँगे, आप वो ग सारी गलतियाँ नहीं दोहराएँगे जो कि एक जो फेल्यूर स्टूडेंट होते हैं, जो कि बिल्कुल माइनर रूप से छँट जाते हैं, कभी कुछ मार्क्स से छँट जाते हैं, मेरिट लिस्ट बाहर हो जाते हैं, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने वो लिस्ट दी है जिसमें जिन टॉपर्स और जिन फैकल्टी और जिन ऑफिसर्स के नाम यहाँ पर आपको मिलेंगे जिसमें जिनके एडवाइस जो है इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट है, जैसे कि फैकल्टीज़ में बात करें तो विकास देवी कीर्ति सर का है, अवध ओझा सर का है, तनु जैन जो मैम है उनकी है, फिर ओजांक सर हैं एक, विजय अग्रवाल जो एएफईआईएस के लिए पढ़ाते हैं वो उनका है और साथ-साथ आपको टॉपर्स और जो ऑफिसर्स हैं जैसे सौम्या पांडे हैं, टीना डाबी है या फिर श्रुति शर्मा है, सौम्या जो पांडे हैं और सृष्टि देशमुख है, ये सारी जो नाम है आप इनसे परिचित हैं भली-भाँति और इन्होंने जो भी अपने वीडियोज़ या फिर जो भी आपने देखा यूट्यूब पे, उसके अनुसार उन्होंने जो भी एडवाइसेज़ दिए हैं, वो मैंने आपको कंपाइल करके इस वीडियो में दिए हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पहला जो यहाँ पर एडवाइस यहाँ पर है कि डोंट रीड फ्रॉम टू मेनी सोर्सेज़ फॉर ए सिंगल टॉपिक अननेसेसरली। अब जैसे कि हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं कि यूपीएससी की तैयारी हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले आएँ, हमारा हमसे कोई क्वेश्चन छूटे ना, ये हर किसी के दिमाग में होता है। लेकिन इसके लिए हम एक गलती कर देते हैं इस चीज़ को कि एक ही टॉपिक के लिए बार-बार हम लोग अलग-अलग सोर्सेज़ से पढ़ते रहते हैं और वो भी उन सोर्सेज़ से पढ़ते हैं जिनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। एक ही सोर्स में वही बात दूसरे सोर्स में भी लिखी हुई है और उसको हम उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करने के बजाय हम सिर्फ़ बुक्स को देख लेते हैं कि हाँ, ये अलग बुक है, तो इसमें हो सकता है कि ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगा और उसके पीछे हम लोग भागते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ये टॉपर्स ये सजेस्ट करते हैं कि एक जो टॉपिक है उसके लिए 1 से 2 सोर्सेज़ को आप रिलाई करें, उससे ज़्यादा उसके लिए आप ना पढ़ें। तो ये हमारी पहली आज के वीडियो में जो सजेशन है वो ये है, वो टॉपर द्वारा दी गई है कि डोंट रीड फ्रॉम टू मेनी सोर्सेज़ फॉर अ सिंगल टॉपिक अननेसेसरली। दूसरा अगर जो सजेशन है उस पे बात करें तो डोंट स्पेंड टू मेनी आवर्स ऑन न्यूज़पेपर्स। हम शुरू करते हैं जब हम प्रिपरेशन अपनी शुरू करते हैं तो हमें पता होता है कि द हिंदू पढ़ना होता है हमारे लिए या फिर द इंडियन एक्सप्रेस है या फिर जो हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है वो हमारे लिए होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो करंट अफेयर की हम लोग वेटेज जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा होती है यूपीएससी में, तो इसको दिमाग में रख के हम लोग न्यूज़पेपर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा समय लगाने लगते हैं। और बहुत ज़्यादा समय तब लगाते हैं जब हमें सिलेबस नहीं पता होता, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं पता होता है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया है टॉपर्स के द्वारा कि आप सिलेबस से हमेशा जुड़े रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा जुड़े रहें और उसके अनुसार ही आप न्यूज़पेपर में जो रिलेवेंट जो मटेरियल आपके अंदर आपके काम की है, आपके फ़ायदे के लिए है, उस पे ही रिलाई करें। आप अननेसेसरली पूरे न्यूज़पेपर आपके काम की नहीं है, वो एक रिक्शे वाले से लेके एक आईएएस ऑफ़िसर और एक जो बोल सकते हैं कि एक ऑफ़िसर है या फिर कोई भी स्टूडेंट है, सब लोग पढ़ते हैं। तो उसमें हर किसी के लिए अलग-अलग कंटेंट होता है। एक फ़िल्मी दुनिया को भी देखने के लिए पढ़ता है, एक क्रिकेट दुनिया को भी देखने के लिए पढ़ता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी की सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, 1 से 2 अटेम्प्ट से ज़्यादा नहीं देना चाहते इसके लिए, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो सिलेबस में है आपके और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उसी चीज़ को आप अपने न्यूज़पेपर में खोजें, उसी के अनुसार पढ़ें और सारी चीज़ों को ना पढ़ें। आपके वहाँ पे सब कुछ काम की चीज़ आपके लिए नहीं है, उसमें हर तरह के लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं तो अगला सजेशन है कि डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड इन मेन एग्जामिनेशन। इवन ए सिंगल मार्क रिक्वायरमेंट कैन मेक यू आउट ऑफ द मेरिट लिस्ट। तो इसमें ये बोला गया है कि आप
एक गलती कर देते हैं कितने स्टूडेंट की, वो मेंस में जब पहुंच जाते हैं तो वो कोई क्वेश्चन उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इसकी तैयारी नहीं की है, बिल्कुल अनजान से लगता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि स्पीड के कारण, अगर उनको पता भी है तो स्पीड उनकी स्लो है, उन्होंने इनफ मार्क नहीं दिए हैं, तो उसके चलते क्या होता है कि वो जो क्वेश्चन पता होते हुए भी समय की कमी कारण उनका 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो मार्क्स उसको 1-2 नंबर भी अगर मिल जाते हैं उस क्वेश्चन को लिखने के, तो वो नहीं मिल पाता। इसके कारण हो सकता है कि आप जानते हैं कि एक मार्क्स भी अगर आपको कम आया है तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, आपको फिर से वही चीज़ करना होगा, फिर से प्रीलिम्स में जाना होगा, फिर से मेंस होते हुए जाना होगा, और इससे आप जानते हैं कि हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगली बार आपका प्रीलिम निकल ही जाए। तो प्लीज़ इस चेन को रोकने के लिए आपको, चूँकि यहाँ पर आप यहाँ पीएचडी करने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पर अपने लिए सर्विस ढूँढने आए हैं, अपनी जो आजीविका है, अपनी जो जॉब है वो ढूँढने के लिए आए हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करें, और कोई भी क्वेश्चन जो है आप उसको एक्यूरेसी के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरी प्रैक्टिस करें कि हम एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले ही इतने मॉक्स में अपने टाइम को इन्वेस्ट करें, और उसमें देख लें कि हमारी जो टाइमिंग है और जो हमारी स्पीड है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। 20 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं उसमें, तो 20 क्वेश्चन के लिए हमारे पास उसी तरीके से हमारी स्पीड होनी चाहिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन हम लोग अनअटेम्प्टेड न छोड़ें, यानी कि हर क्वेश्चन का जवाब दे जाएँ, और उसमें कुछ ना कुछ तो हम लिख ही आएँगे। अगर क्वेश्चन ऐसा भी है जो कि हमें नहीं पता है उसके बारे में ज़्यादा, फिर भी हम कुछ ना कुछ अपने नॉलेज के अनुसार तो लिख ही लेंगे, और उसके चलते क्या होगा, हो सकता है कि हमें 2-3 मार्क्स मिल जाएँ। तो वो हमारे लिए एक एज का काम करेगा। अगर आपने छोड़ दिया तो 2-3 बार मार्क भी नहीं मिलेंगे, और आप जानते हैं कि 2-3 मार्क से आप मान लिया ठीक है, 2-3 मार्क से आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उस समय भी फ़र्क पड़ सकता है जब आपकी सर्विस एलोकेट होगी, आपका कैडर एलोकेट होगा, यानी कि हो सकता है आप आईएएस ना बन पाए, आईपीएस रह जाए, और आपका जो जीवन का जो मकसद है वो आईएएस बनने का है। फिर हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको अपना स्टेट ना मिले 1-2 मार्क्स से, हो सकता है उसके जगह पर आपको दूसरे स्टेट में जाना पड़े। तो ये सारी जो कमियाँ हैं वो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो सजेशन है यहाँ पर दिया जाता है कि डोंट चेंज योर प्लान, स्ट्रेटजी एंड टाइम टेबल ऑन समवन सजेशन इफ़ योर प्लान विल गेट यू इन द मेरिट लिस्ट। अब देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग अक्सर ऑनलाइन से जुड़े रहते हैं, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, टॉपर्स की सजेशन देखते रहते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप उससे क्या होता है कि आप अपने एक जो इंस्पिरेशन है वो बनी रहती है, आपके लगातार माइंड में ये चलता रहता है कि हमें भी इस तरीके से टॉपर बनना है और हमें भी सर्विस में जाना है, ठीक है, और हम में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए हम सजेशन देखते हैं टॉपर्स के द्वारा, या फिर फैकल्टीज़ के द्वारा, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई जो फैकल्टी है वो हमें बता रहा है, तो हम उसको वीडियोज़ को देखते हैं, ताकि उनकी जो बातें हैं वो हम अपने आंसर राइटिंग और अपने जो प्रिपरेशन है उसमें अप्लाई कर सकें। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऐसा होता है कि हर जो टॉपर है वो उसका अलग अपना टाइम टेबल होता है, और उसके अलग रिसोर्सेज होते हैं। तो वो उन्होंने जो बनाई है वो उन्होंने अपने आवश्यकता अनुसार बनाई है। तो हमारे लिए ये मायने रखता है कि हम भी अपने आवश्यकता अनुसार ही बनाएं, क्योंकि हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, हमारी जो हमारा परिस्थिति है वो बिल्कुल उनसे अलग है। और अगर हमने उनकी ब्लाइंडली फॉलो कर ली स्ट्रेटजी, तो इससे क्या होगा कि हो सकता है कि उनकी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है वो हमें समझ में ना आए। हो सकता है वो दिन में पढ़ने वाले होंगे या रात में पढ़ने वाले होंगे, हो सकता है उन्होंने लक्ष्मीकांत की जगह कुछ और पढ़ा होगा, हो सकता है उन्होंने एनसीईआरटी ना पढ़ी होगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड ना करें, और आप अपनी ज़रूरत को देखें। अगर आपकी बेसिक्स बहुत अच्छी है, आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिए आप। अगर उसके आंसर आप दे पाते हैं अच्छे से, उसको चेक करवाइए किसी से। अगर टीचर वगैरह बोलते हैं नहीं तुम्हारे आंसर अच्छे हैं, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो इसके बाद आप फैसला ले सकते हैं कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, या कोई भी बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, कोई मटेरियल फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोई मैगज़ीन फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके अपने अनुसार होनी चाहिए। अब हम हमारे पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो बिल्कुल टाइम टेबल निर्धारित हो कि हाँ, आज मैं इसको 5 जो 1 चैप्टर पढ़ूँगा या फिर 5 पेज पढ़ूँगा, तो ये अगर इसी तरीके से मैं पढ़ता रहा, हर हफ़्ते मैंने 6 दिन के या 5 दिन की पढ़ाई की, और 2 महीने में ये किताब पूरा हो जाएगा, तो प्लीज़ उसको फ़ॉलो कीजिए। और हाँ, प्लान ऐसा होना चाहिए कि आपको उस प्लान पे पूरा भरोसा हो कि मैंने जो प्लान बनाया है उसमें सिलेबस के सारे हिस्से आपको कवर हो रहे हैं। आपकी जो तीनों स्टेजेज़ हैं, चाहे प्री की बात हो, मेंस की बात हो या इंटरव्यू की बात हो, वो तीनों स्टेजेज़ आपके प्लान में शामिल है। यानी कि आपका प्लान जो है वो बिल्कुल होलिस्टिक है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उस पे आपको पूरा भरोसा है कि अगर मैंने इसको फ़ॉलो कर ही लिया, तो मैं बन के ही रहूँगा, यानी कोई मुझे रोक नहीं सकता। और ये जो मैंने प्लान बनाया है वो मुझे मेरिट लिस्ट में पहुँचा के ही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है। हर तरीके से इसमें आंसर राइटिंग का भी व्यवस्था है मेरे प्लान में। मेरे प्लान में जो मॉक टेस्ट है उसकी भी व्यवस्था है। मेरे प्लान में जो बीच-बीच में क्विज़ेज़ होते हैं उससे अपने आप को मूल्यांकन करने की व्यवस्था है।
मेरे प्लान में स्टैटिक जो पोर्शन है उसको कवर करने की जो पूरी व्यवस्था है, मेरे जो स्ट्रेटजी है या प्लान है उसमें मेरे जो करंट अफेयर है उसको पूरा करने की पूरी उसमें व्यवस्था है। यानी कि मैंने जो टाइम टेबल 1 या 2 साल का बनाया है, अगर मैंने उसको फॉलो कर लिया तो मुझसे कुछ छूटेगा नहीं, यानी सिलेबस पूरा पूरा हो जाएगा। और जो भी एग्ज़ाम में तीनों एग्ज़ाम प्री, मेंस या इंटरव्यू तीनों के लिए कुछ भी पूछा जाएगा, तो मेरा ये प्लान उसके लिए इनफ है। उसको उसमें मुझे पूरा भरोसा है और ऐसा ही प्लान होना चाहिए ताकि आपको फिर बाहर देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब बात आती है कि जो टॉपर्स के जो बीच में जो सजेशन आते हैं, तो हो सकता है जैसे आंसर राइटिंग टिप्स की बात हो, तो कुछ सजेशन वो बताते हैं जो उसको आप फॉलो कर लें, तो आपका प्लान में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन आप आंसर राइटिंग जब कर रहे होंगे, तो आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, उस टॉपर ने आंसर राइटिंग के समय ये बोला था कि इसमें अगर ये ऐड कर दें, तो मेरा आंसर जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएँगे। तो वो उस चीज़ को आप ले सकते हैं क्योंकि आपके प्लान में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। आपका बस आंसर राइटिंग में आपका क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। उसी तरीके से मॉक्स के बारे में बोला जाता है कि मॉक्स के बारे में जो टॉपर्स ने बताया कि जो मॉक्स के एलिमिनेशन का जो मेथड है वो ये है, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेडिक्शन है वो सही कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में 3 ऑप्शन है फिर भी आपको थोड़ा-सा दुविधा लग रहा है, तो इस अप्रोच को फ़ॉलो करके आप 2 ऑप्शन को छाँट सकते हैं। तो इस तरीके के जो टिप्स होते हैं वो आप बिल्कुल शामिल करें। उसमें उसके लिए आप पूरी जगह दें और उसके लिए आपको खुशी होनी चाहिए कि हाँ, मैं इम्प्रूवमेंट के लिए जगह दे रहा हूँ। लेकिन आपका जो टोटल प्लान है, जो बेसिक प्लान है, जिसको टाइमिंग बोल सकते हैं आप कि मैं 8 घंटा डेली पढ़ूँगा और मैं इतने से इतने बजे तक ये चीज़ पढ़ूँगा, उसमें आपकी कोई चेंजेज़ नहीं आनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट में चेंजेज़ आ सकती हैं, लेकिन जो प्लान है, वो बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने इसे फॉलो किया, तो मैं इससे मेरिट लिस्ट में आ जाऊँगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो सजेशन है वो ये है, डोंट थिंक ऑफ द रिजल्ट इफ यू हैव ए प्लान विद क्लियर डेडलाइंस एंड दिस प्लान गिव्स यू द बिलीफ दैट ऑल द 3 स्टेजेस कैन बी क्रैक्ड इजीली विद दिस प्लान। वही बात है, उसी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया पहले ही। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि उस प्लान में जो हाँ, एक चीज़ है कि आपको डेडलाइन्स होने चाहिए। यानी कि ये किताब अगर मैंने 5 पेज पढ़ी, इस किताब में 300 पेजेज़ हैं, तो ये बिल्कुल आपकी जो टाइमिंग है आप उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 महीने में ये जो किताब है मेरी खत्म हो जाएगी अगर मैंने फॉलो किया। और उसको फिर फॉलो करने में आपको पूरी जान लगा देनी है, क्योंकि आपने जो प्लान बनाया है अपनी आवश्यकता अनुसार बनाया है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्लान बनाते समय अपनी फ़िज़िबिलिटी को ज़रूर ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आपने प्लान बनाया है कि मैं इतने से इतने बजे तक ये पढ़ूँगा, अब पता चला कि उस समय आपको कोई डिस्टर्ब करता है, तो वो आपका प्लान फ़ेल हो सकता है और जब प्लान फ़ेल होता है तो एक तरीके से जो रिदम है वो टूट जाता है। तो ये चीज़ ना होने दें अपने साथ, बिल्कुल फ़िज़िबल होके आप तैयारी करें। अब हाँ, एक चीज़ और होती है कि आपने 5 पेज डेली पढ़ने का आपने सोचा है, अच्छे से पढ़ने का सोचा है, समझ के पढ़ने का सोचा है, क्योंकि यूपीएससी जो है वो समझ की तैयारी है। आपके समझ को चेक किया जाता है कि आपने क्या समझा। तो उस हिसाब से आप ये देख लें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, उसके लिए जो मैंने 5 पेज डिसाइड किए हैं, तो 5 पेज के लिए अगर 1 घंटे काफ़ी है मेरे लिए या 2 घंटे काफ़ी है। और इसमें आप दूसरे को फ़ॉलो ना करें कि 5 पेज तो वो तो आधे घंटे में पढ़ रहा है, मुझे 2 घंटे लग रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपने अनुसार उसको चूज़ किया है, तो अगर 2 घंटे में आप पूरी तरीके से समझ रहे हैं उस टॉपिक को, तो बिल्कुल उसको बेशक 2 घंटे दीजिए। आप अब अपने बगल वाले को मत देखिए या किसी टॉपर ने भी सजेशन दिया कि आधे घंटे काफ़ी है, तो भी उसको मत मानिए। अपने हिसाब से चलिए उसको। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सजेशन है वो ये है, डोंट ब्लाइंडली कॉपी अदर्स दैट दे आर स्टडिंग इन साइलेंट नाइट्स, दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देयर नोट्स, दे आर स्टडिंग मोर बुक्स दैन मी ईटीसी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, एक इंपॉर्टेंट सजेशन है जो कि हम लोग अक्सर करते हैं कि हम इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि हम लोग रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, क्योंकि बोला जाता है कि रात में शांति होती है, मेरा दिमाग बिल्कुल शांत होता है। हम लोग का दिमाग जो शांत होता है बिल्कुल रात में ही होता है, और जो दिन में होते हैं बहुत सारी डिस्टर्बेंसेज होती हैं। तो उसके चलते हम लोग कहते हैं कि अरे वो जो टॉपर है वो रात में पढ़ के पास हुआ था, अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं रात में नहीं जाग पाता हूँ, इसका मतलब मैं आईएएस नहीं बन पाऊँगा। तो इन चीज़ों को फॉलो ना करें और बिल्कुल अपने हिसाब से देखें, अपने ज़रूरत के हिसाब से देखें। अब अगर आप रात में नहीं जाग पाते हैं, तो दिन में ही ऐसे एनवायरनमेंट को ढूँढें जहाँ पर आप जाके पढ़ सकें, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। जैसे कि आप जाके लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कॉलेज के रूम्स खाली होते हैं जहाँ पे अधिकतर जो सरकारी वगैरह होते हैं वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं। तो ऐसी जगह आपको खुद ढूँढनी होगी जहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने नोट्स नहीं बना रहे, जैसे कि कितने टॉपर्स जो होते हैं, अधिकतर जो टॉपर है मैंने सुना है कि वो नोट्स बनाते ही बनाते हैं। लेकिन अगर आपका दोस्त, अगर जो आपका रूममेट है वो कहता है नहीं टॉपर्स ये नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर जो 5 साल से तैयारी कर रहा है वो बोल रहा है नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो फलाना जो टॉपर है उन्होंने तो बस अपने किताब में अंडरलाइन करके या फिर न्यूज़पेपर में अंडरलाइन करके या पेपर की कटिंग रख के वो टॉपर बन गए थे। तो प्लीज़ उस चीज़ को मत मानिए, क्योंकि मैंने 99% जो टॉपर्स हैं उनके मुँह से ये सुना है कि अपने नोट्स होने ही चाहिए। वो बहुत ही ज़रूरी है। 99% नहीं, या आप बोल सकते हैं 95% तो ज़रूर उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि नोट्स तो अपने होने ही चाहिए। तो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर ना करें, चाहे कोई कुछ भी बोले।
नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि बुक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बुक्स है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपको अपने हिसाब से देखनी है। और ये बिल्कुल मत देखें कि ये भी बुक पढ़ लूँ, अगर आप ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं तो आप माजिद हुसैन की भी बुक पढ़ लूँ, या फिर किसी और जीसी ले होंगे वो भी पढ़ लूँ, एनसीईआरटी भी पढ़ लूँ। और एक दो बुक बुक अगर आई है, अगर आपके जो रिसोर्सेज है या फिर आपके जो फ्रेंड है वो एक दो नई बुक सजेस्ट कर रहे हैं उसको भी पढ़ लूँ, ताकि मुझसे कुछ छूटे ना। ये डर को भूल जाइए। मैंने अधिकतर टॉपर से ये सुना है कि 1 या 2 रिसोर्स होना चाहिए और उसको आपको पूरी तरीके से बार-बार रिवीजन करना चाहिए। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें और 1 से 2 रिसोर्स एक टॉपिक के लिए ना लें, और उसको आप पूरी तरीके से उसको एक ही 2 टॉपिक को जो बार-बार रिवाइज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि उससे एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी पड़ता है, क्योंकि आपको जब ज़्यादा बुक्स दिखती हैं तो आपके दिमाग में टेंशन होता है कि अरे यार! इसको भी खत्म करना है। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करें। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सजेशन है वो ये है, डोंट गिविंग ड्यू इम्पोर्टेंस टू सीसैट, इससे इथिक्स, लैंग्वेज पेपर्स एंड इंटरव्यू। अब ये होता है कि हम लोग जब प्रिपरेशन तैयारी शुरू करते हैं यूपीएससी की, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जो ज़्यादा जो टाइम है वो अपने प्रीलिम के एग्ज़ाम के लिए लगाने लगते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले प्रीलिम तो निकले। लेकिन मैंने अधिकतर जो यूपीएससी टॉपर्स हैं या फिर जो फैकल्टीज़ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे ओझा सर हैं या फिर आप बोल सकते हैं विकास द्विवेदी सर हैं, और एक दो लोग हैं, उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि जो तैयारी होती है वो मेंस की ही होती है। प्रीलिम के लिए आप 1-2 महीने जो डेडिकेटेड जो होना चाहिए वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो तैयारी आपकी शुरू से होती है वो मेंस के लिए ही होती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप बिल्कुल केयर करें। और आप बिल्कुल ये मत सोचें कि अरे उस टॉपर ने ये बताया था कि मैंने तो प्रीलिम से 1-2 महीने पहले ही तैयारी शुरू की और मेरा प्रीलिम ही हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी हो गया और मैं आज आपके सामने हूँ। तो ठीक है, उनकी उनकी शायद बैकग्राउंड जो होगी वो अच्छी होगी, वो उनका जो अप्रोच है या फिर उनके जो आप बोल सकते हैं जो बेसिक है, उनकी जो फाउंडेशन है वो अच्छी रही होगी, वो स्कूल में इन सब चीज़ों में अच्छे उनको पकड़ होगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। तो उस चीज़ को आप ना देखें, अपनी रिक्वायरमेंट आप खुद देखें। और कई बार हम लोग होता है कि सीसैट का पेपर इग्नोर करते हैं। कई लोग तो सीसैट में छट जाते हैं, यानी कि आप जानते हैं प्रीलिम स्टेज पे 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का, एक सीसैट का। तो जनरल स्टडीज़ को लेके तो हम लोग सीरियस होते हैं, लेकिन कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो कि मैथ में कमज़ोर होते हैं या फिर इंग्लिश समझने में उनकी कमज़ोरी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं डेटा में वो कमज़ोर हैं, तो वो सीसैट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और पता चला कि सीसैट में फ़ेल हो गए वो। प्रीलिम्स में क्वालीफाई किया था, पहले वाले में अच्छे मार्क्स आए और दूसरे में फ़ेल कर गए, तो फिर सारा काम खत्म हो जाएगा। उसके भी हमें ड्यू इम्पोर्टेंस देना है कि 33% जो मार्क्स है, वो हमें उसमें सिक्योर करने हैं। इस चीज़ को आप बिल्कुल भूलिएगा मत। और मैं जानता हूँ कि अधिकतर लोग नहीं भूलते, लेकिन जो लोग भूलते हैं, उनके लिए वो कितना ज़्यादा वो कीमती साबित होता है, वो खुद ही जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एस्से की बात हो रही है कि हम लोग तैयारी करते हैं तो जीएस पेपर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऑप्शनल पे ध्यान देते हैं, जबकि एस्से को इग्नोर करते हैं। जबकि यही सारे जो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर एस्से की बात हो रही है, एथिक्स पेपर की बात हो रही है और जो इंटरव्यू की बात हो रही है, इन तीनों की अगर आपने तैयारी की तो ये सारे जो तीनों हैं वो मेरिट लिस्ट में आपको और अधिक नंबर दिला सकते हैं। क्योंकि जीएस की तैयारी सारे कर रहे हैं, जो में ऑप्शनल की तैयारी वो सारे कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने एस्से में, एथिक्स में और इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स ले आए, तो आप उनसे बहुत आगे निकल जाएँगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट सजेशन है वो ये है कि डोंट रीड विदाउट एनालाइजिंग, इंटरकनेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इस सजेशन में ये बोला जा रहा है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो बस पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये भी नहीं पता होता कि सिलेबस में क्या है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या है, कैसे उसमें क्वेश्चन बनाए गए हैं, किसी टॉपिक को लेके, किसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेके कैसे उससे सवाल बना लिए गए हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती और हम बिल्कुल जंप कर जाते हैं और उसमें बस जो भी सामने है किताब में वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं और जो बहुत सारे जो फैकल्टी है वो ये बार-बार बोलती हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ने के ढंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जब तक हमें पढ़ने का ढंग नहीं पता होगा, एनसीईआरटी हमारे सामने है, सबने बोल दिया एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। अरे एनसीईआरटी में पढ़ना कैसे है उसको? क्योंकि एनसीईआरटी एक बच्चा भी पढ़ता है, एक जो 10th क्लास वाला है वो भी पढ़ता है, एक ग्रेजुएट भी पढ़ता है और एक आईएएस एस्पायरेंट भी पढ़ता है। तो आप उसको पढ़ते किस तरीके से, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि किताब वही है, बस पढ़ने का जो मकसद है वो अलग-अलग है। तो उसको इस तरीके से पढ़ना है ताकि जो यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसका हम आंसर दे पाएँ। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहें, सिलेबस देखते रहें, लगातार टच में रहें। जो ऑप्शनल के पेपर हैं उसको देखते रहें। तो इसके लिए आपको अगर आपको अपने ये जो सारी चीज़ें हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स है और सिलेबस है आपने नहीं देखी हैं, तो आप बहुत ही पछताने वाले हैं इसमें, क्योंकि आप फिर कुछ भी पढ़ेंगे जो सामने आपको मिलेगा, लेकिन वो चीज़ नहीं पढ़ पाएँगे जो कि ज़रूरी है। यानी कि खाना तो आपके सामने बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन आपके अनुसार कौन-सी है,
आपको मीठा पसंद है, तीखा पसंद है, अगर आप उस चीज़ तरीके से अपने सेलेक्ट नहीं कर पाएँगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि रिसोर्सेज़ बहुत सारे हैं आपके सामने, पूरा किताब आपके सामने है, किताबों के भंडार लगे हुए हैं। आप आपको पढ़ना क्या है, कोचिंग के मटेरियल भरे पड़े हैं, कोई नोट्स दे रहा है, कोई अपने मैगज़ीन निकाल रहा है, तो आपको अपने हिसाब से देखनी है उसमें कि मुझे क्या चीज़ करनी है और उसमें क्या हमें पढ़ना है। तो वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस से ही देखने से मिलेगी। और साथ ही साथ हम कुछ भी पढ़ते हैं तो यूपीएससी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है पढ़ने के ढंग के बारे में, तो वो ये होता है इंटरकनेक्टिंग और उसको अंडरस्टैंडिंग। यानी कि अगर कोई ज्योग्राफी में कुछ घटना बताई जा रही है, तो आप उसको इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हैं क्या? या फिर आप उसको इतिहास से जो रिलेट कर सकते हैं क्या? या फिर अर्थशास्त्र से रिलेट कर सकते हैं क्या? या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हमारी एथिक्स से रिलेट कर सकते हैं क्या? आप समझने की कोशिश करें मेरी बात को। तो प्लीज़ उस चीज़ को रिलेट कीजिए हर जो हमारे सिलेबस में इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, जो हमारे जो फार्मर्स का एस्पेक्ट है, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एस्पेक्ट है, हमारी सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है, और उसके बाद आप बोल सकते हैं साइबर सिक्योरिटी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके बाद आप बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद आप बोल सकते हैं सोसाइटी है, हमारे यहाँ जो इंडियन कल्चर है, हिस्ट्री है, उसके बाद आप बोल सकते हैं पॉलिटी है, इथिक्स है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उससे आपको अलग-अलग एंगल से रिलेट करनी है, और वो जो सारी कि किन-किन क्षेत्रों में रिलेट करनी है, वो आपको सिलेबस में अच्छे से दिया हुआ है। मैंने जो आपको गिनाई है कुछ चीज़ें, उनसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सजेशन की, तो डोंट चूज़ रॉन्ग ऑप्शनल। तो ये तो आप भी जानते होंगे, बिल्कुल कॉमन सा है, और इस चीज़ को मैं इसलिए याद दिलाना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो टॉपर्स की, या फिर आप ये देखते हैं कि पिछले जो साल हैं उसमें कौन से जो ऑप्शनल है उसके सबसे ज़्यादा रिजल्ट आए हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिए और इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर ज्योग्राफी से इंटरेस्ट है, आपको उसके अनुसार डिसाइड करना है अपना ऑप्शन। ये नहीं कि हाँ, पिछले साल इस ज्योग्राफी ऑप्शनल से सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, सबसे ज़्यादा टॉपर्स उसी से बने हैं, तो हम भी ज्योग्राफी ऑप्शनल ही लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री का तो मैंने सुना नहीं है कि, या फिर मैंने फिलॉसफी का सुना नहीं है कि इससे कोई टॉपर बनता है या फिर कोई पास होता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करें, और साथ ही साथ उसमें आपको ये भी ध्यान देना है ऑप्शनल चूज़ करते समय कि उसके मटेरियल आपके पास हों, यानी जो भी ऑप्शनल आप पढ़ रहे हैं उसके रिसोर्सेज़ आपके पास होने ही चाहिए, नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से आप? उसके बाद उस ऑप्शनल के लिए आपको तैयारी भी करनी है, और ऑप्शनल की जो तैयारी हो जानी चाहिए वो मेन से पहले ही हो जानी चाहिए। मेन से क्या, एक टॉपर ने तो ये भी बोला था कि प्रीलिम से पहले हो जानी चाहिए जो में ऑप्शनल की तैयारी है, उसका आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सजेशन पे चलते हैं। वो है कि डोंट मेक टी फ्रेंड्स, इंस्टीड मेक डी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों को लेके, अपनी संगति को लेके। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसे दोस्त ना बनाएं जो कि बार-बार आपको चाय पिलाने के लिए आपको नुक्कड़ पे ले जा रहे हैं, या फिर कोई भी तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंस्टीड मेक डिफरेंस, यानी कि जो फ्रेंड आपको डिस्कस करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, और जो खुद प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, और जो डिस्कशन पसंद करते हैं, उन सारे दोस्तों के साथ आपकी जो है वो दोस्ती होनी चाहिए, और उनसे भी आपको उतना ही दूरी मेंटेन करना है, या उतना ही पास होना है जितनी की ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने सेल्फ स्टडी को छोड़ के आप सिर्फ डिस्कस डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये तो बंदा हर समय पढ़ता रहता है, तो मैं इसके साथ हमेशा रहूँ तो मुझे भी फ़ायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन होता है पढ़ाई के बाद। तो आप अपनी पढ़ाई के जो घंटे हैं उसको ज़रूर पहले पूरा कर लें। उसके बाद अगर आपके पास फ्री टाइमिंग होती है दोस्तों के साथ बिताने की, तो दोस्तों के साथ आप वही चीज़ें डिस्कस कीजिए जो कि बिल्कुल आपने पढ़ी हैं, उनसे कैजुअली डिस्कस कीजिए, कोई उसके पे लोड मत लीजिए कि अब ये भी करना है। नहीं, नहीं, वैसा नहीं करना आपको। आपको बिल्कुल कैजुअली लेनी है, बीच-बीच में आपको मज़ाक-मस्ती भी करनी है, लेकिन मज़ाक-मज़ाक में अगर आपने टॉपिक की बात छेड़ दी, उस पे अगर बहस चल पड़ी, तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपकी क्लैरिटी आएगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखें। अपने जो फ्रेंड्स हैं उस पे आपको वॉच करनी है कि मेरे फ्रेंड्स कौन-कौन से हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट सजेशन है वो ये है, don't study local newspapers and also don't study complete newspaper. Everything in the newspaper is not for an officer. तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था वीडियो के कि न्यूज़पेपर में हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है। एक रिक्शा वाले से लेके, एक स्टूडेंट से लेके, एक ऑफिसर बनने तक हर कोई इसको पढ़ता है, और इसको अलग-अलग जो इसमें न्यूज़ होते हैं वो अलग-अलग सेक्शंस के लिए होते हैं। तो आपको किस तरीके से पढ़नी है, अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस के अनुसार आपको पता चल जाएगा। तो प्लीज़ आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप अगर खुद से तैयारी करते हैं, या फिर आप खुद से उसको देखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे भी जो चैनल है उस पे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस आपको मिल जाते हैं, तो प्लीज़ उसको वॉच करें।
इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा। आप खाना बना रहे हों या फिर कहीं भी मस्त पार्क में बैठे हुए हों अपने पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो आप वहाँ पे अपनी जो वीडियो है वो चला सकते हैं। या फिर आप ऑफ़िशियल वेबसाइट या फिर कहीं से भी आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अगर खुद से पढ़ना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट स्किप द बेसिक्स। ये तो आपने सबने सुनी होगी कि जो बेसिक्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि एनसीईआरटीज़ की बात कर ले या फिर जो कहीं-कहीं पे हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो हमें और भी किताबों की ज़रूरत पड़ती है बेसिक लेवल पे, जैसे कि एनआईओएस की बुक्स हैं या फिर तमिलनाडु की जो टेक्स्ट बुक है, वो हर किसी के लिए नहीं होती, लेकिन जो जिसको ज़रूरत पड़ती है उसके लिए होती है। तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको देखना है। तो बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स पे मत कूद जाइएगा। अगर आप और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कि आईआईटी और जो इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र हैं, क्योंकि सोशल सेक्टर से उनका या फिर सोशल जो बैकग्राउंड है उनसे उनका ज़्यादा परिचय नहीं होता, वो साइंस बैकग्राउंड वाले होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ये चीज़ मायने रखती है। वैसे मायने तो सारे के लिए रखती है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा ही रखती हैं कि वो बेसिक पे जाएँ पहले, डायरेक्ट लक्ष्मीकांत और जो माजिद हुसैन की बुक है, वैसे वो बुक्स ना उठा लें। और जब वो बेसिक समझ लेंगे, जैसे कि आपने पॉलिटी खोली एनसीईआरटी की, उसमें आपको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का क्या मायने होता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें अच्छे से समझाई रहती हैं और समझाई रहती हैं, बताई नहीं, मतलब पढ़ाई नहीं जाती, उसमें समझाई रहती हैं, आपको समझ में आएगी चीज़ें। तो उसके बाद जब आप जो मेन स्टैंडर्ड बुक हैं वो अगर उठाएंगे तो वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। नेक्स्ट जो सजेशन है वो उस पे चलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है डोंट गिव आईएफएस मोर देन एनी अदर सर्विस इफ यू वांट टू बिकम ओनली एन आईएएस ऑफिसर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ सर्विसेज जो ऐसी हैं जहाँ पे आपने अगर उसको प्रायोरिटी के दे दिया और वो उसमें अगर आप सेलेक्ट हो गए, तो उसके बाद आपको रिजाइन करने के बाद ही फिर आप आईएएस के लिए आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि आईएफएस के बारे में बोला जाता है और आईपीएस के बारे में बोला जाता है कि इस एग्ज़ाम को अगर आपने प्रायोरिटी दे दी, यानी आईएएस आपने सेलेक्ट किया पहले पे, दूसरे पर आईपीएस सेलेक्ट कर लिया, तीसरे पे आईएफएस कर लिया और चौथे पे बाकी सर्विसेज दी। तो ये जो अगर आपने आईएएस नहीं हुआ आपका मेरिट लिस्ट में, आप आईएएस के मार्क्स जो ज़रूरी हैं उससे कम रह गए और आपको आईपीएस या आईएफएस मिल रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि फिर आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, तब आप आईएएस के लिए एग्ज़ाम फिर से दे पाएँगे। और जो बाकी सर्विसेज़ है उसके लिए ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपने इस एग्ज़ाम के लिए अगर आपने पहले से सोचा कि मुझे आईएएस ही बनना है, तो प्लीज़ इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि अगर आप आईएफएस आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा, तब आप फिर अगले एग्ज़ाम में फिर आप बैठ पाएँगे। तो इस चीज़ को इंश्योर कीजिएगा कि पहले ही अगर आपको आईएएस ही बनना है, तो इस चीज़ को बिल्कुल इंश्योर कीजिएगा कि आईएफएस के लिए ना दें, उससे पहले दूसरी जो सेंट्रल सर्विसेज़ है, उसको आप प्रेफ़रेंस दें, ताकि आप जो अपना जो ड्रीम है, उसी पे जाके आप रुकें। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर अगला सजेशन जो वो ये बोला जा रहा है कि डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट्स टू जस्ट हैव अ लुक ऑन द एग्जाम, गिव योर अटेम्प्ट इन ए वे दैट यू डोंट रिग्रेट, योर प्रिपरेशन मस्ट मेक यू प्राउड। जैसे कि बोला जाता है कि कई सारे जो लोग हैं, कई सारे क्या, हमको लगता है 70% जो लोग होते हैं वो ये सोच के आते हैं एग्जाम में कि चलो पहले एक अटेम्प्ट देख लेते हैं, एक दो अटेम्प्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा सब कुछ, उसके बाद आगे तैयारी करेंगे अच्छे से। तो इस चीज़ को बिल्कुल मत फॉलो कीजिएगा। इस जो स्ट्रेटजी है या फिर ये जो सोच है, बहुत ही गंदी सोच है ये। आपको 1 से 2 साल या 3 साल मैक्सिमम आपको इस प्रिपरेशन में देने हैं। 1 ही से 2 अटेम्प्ट आपको मैक्सिमम देने हैं। ये सोच के आपको प्रिपरेशन करनी है। हाँ, अब आप बोलिएगा कि 1 से 2 ही देंगे, हो सकता है तीसरा में हो जाए, चौथा में हो जाए। हाँ, हो सकता है, लेकिन जो आपकी तैयारी का ढंग होना चाहिए वो यही सोच के होना चाहिए कि मेरे लिए 1 से 2 अटेम्प्ट ही है, क्योंकि आप अपने जो कीमती जो यंग एज होते हैं, वो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आप सोचिए, अगर आपने जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम निकाल लिया, तो पहले तो आपको सबसे कम उम्र में आपको ये सर्विस मिल जाएगी। आप इंडिपेंडेंट हो जाएँगे, आप कमाने लगेंगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसके बाद आप समाज में जो भी कुछ करना चाहेंगे, वो कर पाएँगे। साथ ही साथ आप आपका प्रमोशन पहले होगा, आप जो है कैबिनेट सेक्रेटरी तक बन सकते हैं। और भी आगे जो पद होते हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो इसी चीज़ को अप्रोच को लेके आप चलिए और इससे क्या होगा कि आपको जो प्रिपरेशन है उसमें आपको फ़ोकस बढ़ेगा, आप सीरियस होंगे उस चीज़ के बारे में और आपके चांसेस जो हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में रखिएगा और तैयारी ऐसे कीजिए कि आपको अफ़सोस ना हो। मान लिया फ़ेल भी कर गए एक अटेम्प्ट के बाद, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि मैंने पूरी तैयारी की थी, मेरा प्लान बढ़िया था। हो सकता है कि दूसरे स्टूडेंट ने मुझसे कुछ ज़्यादा ही अच्छी तैयारी कर ली या उनका बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा तेज़ होंगे, वो ठीक है। लेकिन मैंने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरा जो प्लान था वो बिल्कुल इस लायक था कि मैं मेरिट लिस्ट में आ जाऊँ, लेकिन हो सकता है 1-2 नंबर से मैं पीछे रह गया हूँ, तो अगली बार कर लूँगा। तो ये आपको प्राउड होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि इस बार नहीं होगा मेरा,
तो चलो अगला बार कर लेंगे, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो ताकत है वो पूरी लगनी चाहिए इसमें। जो आपने घंटे डिसाइड किए हैं पढ़ने के लिए, जो आपने रिसोर्सेज डिसाइड किए हैं पढ़ने के लिए, वो बिल्कुल डिफिनिट होने चाहिए और उसके टाइम टेबल होना चाहिए कि इतने समय में ये चीज़ हो जाएगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल पूरी हो। और अगर आप 1-2 नंबर से फेल भी हो जाएँ, क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपके प्लान अच्छा है, जिसमें आपको पूरा भरोसा है कि हाँ, ये चीज़ अगर प्लान मैंने फॉलो किया तो ये मुझे मेरिट लिस्ट में ले जाएगा। बाद में जो कुछ हो जाए, 1-2 नंबर से पीछे हो भी जाएँ या 10 नंबर से पीछे हो जाएँ, मेरिट लिस्ट में ना आ पाएँ, तो उसमें आपको अफ़सोस नहीं होना चाहिए। और फिर अगली बार तो आपको पक्का है कि हो ही जाएगा, क्योंकि जब आप 10 नंबर से पीछे आप जब छूटते हैं तो आपको बहुत सारे जो आइडिया है वो मिल जाते हैं कि हाँ, मैंने ये गलतियाँ की हैं और उसके चलते ये 10 नंबर के चलते मैं पीछे रह गया। तो आप उसमें पूरी जो सुधार के साथ आप अगली बार जान लगाएँगे और अगली बार तो हो ही जाएँगे, ये बात आप क्लियर रहिए। इसमें बिल्कुल लक का बात नहीं है। लक इसमें 10% होगा अगर आपने 90% मेहनत की होगी। अगर आपने 90% लक पे छोड़ा है तो 10% आपकी मेहनत कोई काम नहीं आएगी, बिल्कुल बहा ले जाएगी आपकी मेहनत को। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, डोंट गेस अननेसेसरली एंड नेगेटिव मार्किंग्स इफ़ यू आर ऑलरेडी एट द ब्रेकिंग पॉइंट। अब ये प्रीलिम के लिहाज से बोला गया है कि उसमें जब हमें ऑप्शन मिलते हैं और हमने मान लिया कि 45 सही क्वेश्चन बना लिए हैं, 45 बना लिए, अब आगे के जो क्वेश्चन है वो इस तरीके के हैं जो कि हमें रिस्क लेना पड़ेगा। हमें बिल्कुल पता नहीं है कि उसका आंसर बिल्कुल डेफिनेटली यही होगा। तो उसमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि ऐसे जिसकी हमें संभावना बिल्कुल बनती है कि हाँ, चलो ये ऑप्शन हो सकता है। और कुछ की तो ऐसे होते हैं कि जिसके बारे में हम कुछ पता ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, या फिर इसकी तैयारी मैंने कभी नहीं की है, इसको मैंने न्यूज़ में कभी नहीं सुना है। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, दोनों तरह क्वेश्चंस होते हैं, जाके आपको जहाँ पर आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जो 45 जो क्वेश्चन सही किए हैं उसको आप 55 तक ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो 45 से 55 तक का जो सफ़र है वो आपको बिल्कुल ध्यान से और धैर्य से करना पड़ता है। तो यहीं पर इस बात को बोला जा रहा है कि ऐसा ना हो कि मेरिट लिस्ट के आने के चक्कर में आप अननेसेसरली ऐसे-ऐसे आप उसमें जल्दबाजी में या फिर आप बोल सकते हैं प्रेशर में आप ऐसे तर्कों के साथ, ऐसे आंसर्स के साथ उसको टिक करें जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और आपको जो 45 मार्क्स 45 जो क्वेश्चन सही हुए हैं उसमें से भी आप आपको नेगेटिव में पहुंचा दें, यानी उसमें से भी आपके मार्क्स में कटौती कर जाए। तो जो भी आप जो मार्किंग करें 45 या फिर 48 क्वेश्चन आपने जो सही किए हैं, वो आपको आगे जो करनी है वो ऐसी करनी है जो कि आपको मेरिट लिस्ट में पहुँचा ही दें। और अगर नहीं कर सकते ऐसा, तो फिर आपको क्वेश्चन लीव करने में भी, फिर अगर आपने 45 के बाद आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा जिसमें आपको बिल्कुल अस्पष्टता हो, तो आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी। क्योंकि ऐसे स्कोप होते हैं, अगर जो तैयारी अच्छा करते हैं तो उनके लिए हमेशा स्कोप होता है कि वो लगभग 65 क्वेश्चन, लगभग 60 से 65 क्वेश्चन जो होते हैं उनके ऐसे होते हैं जो कि उनके बारे में बिल्कुल परिचित होते हैं, और बस उनकी अंडरस्टैंडिंग और तैयारी का ढंग उसको उसको कंप्लीट करने में या फिर उसको आंसर देने में मदद करता है। अगर आपने तैयारी अच्छी नहीं की होगी तो आपके लिए 40 या 35 क्वेश्चन ही आपके लिए इनफ होंगे, उससे आगे आप मार्क नहीं कर पाएँगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट जो सजेशन यहाँ पर दिया जा रहा है कि डोंट फियर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, योर करेंट रैंकिंग्स इन योर मॉक्स, कीप इम्प्रूविंग, फियर इज़ गुड, इट मोटिवेट्स टू वर्क मोर बट डोंट बी ओवरवेल्म्ड बाय इट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम जब तैयारी करने के लिए आते हैं तो उसमें देखते हैं कि 10-12 लाख लोग इसके फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग अपीयर होते हैं प्रीलिम्स में। तो हमें हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल डर बैठ जाता है कि इतने सारे लोगों के बीच मैं कहाँ आऊँगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में न रखें, क्योंकि जो टॉपर्स बनते हैं वो भी 10 लाख लोगों के बीच एग्ज़ाम देते हैं, और उसी में वो भी बनते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अगर कंसीडर करके चलेंगे तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा कि इसका मतलब आपको लक्ष्य से प्यार नहीं है। आपको लक्ष्य से प्यार क्या होगा, उससे ज़्यादा आपको डर है। तो प्लीज़ अगर आप सच में किसी को प्यार करते हैं तो आप उससे ज़्यादा मिलना चाहते हैं, है ना? आप किसी को भी, चाहे घर वाले हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर आपकी पत्नी हो, आप अगर उससे प्यार करते हैं तो उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आप उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने को तैयार होते हैं। आप उसके लिए कुछ भी अच्छा करने को तैयार करते हैं, और उसके साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम और उससे ज़्यादा आप उसको अच्छे से अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं। तो इस चीज़ को अपने प्रिपरेशन में भी लागू करें, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है वो आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी जो पूरी पीढ़ी है, वो आपकी बदलने वाली है। ये कोई छोटा लल्लू-पल्लू चीज़ नहीं है। इसमें आपको पूरी जो आपकी जनरेशन है, वो बदल सकती है। और आप जानते हैं कि इसमें अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के होते हैं, जिनकी जो बैकग्राउंड होती है बिल्कुल, आप बोल सकते हैं कि एक गरीबी की, अगर एक एक बड़ा एक हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए उनके यहाँ, अगर उनके यहाँ कमाने वाला कोई गलती से अगर गुज़र जाए, तो पूरी पीढ़ी उनकी गरीबी रेखा में चली जाएगी। तो उनकी उ उन तरीके के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो उनके लिए ये बात ख़ास करके ज़रूरी होती है कि वो बिल्कुल डरे ना,
और ये अगर ऐसी चीज़ के लिए वो टाइम दे रहे हैं, अपनी जो लाइफ में जो सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है, आईएएस ऑफिसर एक भारत के जो नागरिक होते हैं, उनसे आप जानते हैं कि हर भारतीय के दिल में आईएएस के लिए क्या जगह होती है। उसकी चाहे रेपुटेशन की बात हो, उसकी अगर आप पावर की बात करें, उसकी कमाई की बात करें, हर चीज़ में वो आपको एक स्टैंडर्ड देता है और ऐसा स्टैंडर्ड देता है जो कि आपको बिल्कुल टॉप लेवल पे आपको लाके रख देता है। आप बिल्कुल गरीब से बिल्कुल एलीट में चले जाते हैं तुरंत के तुरंत, और उसके बाद आपकी आगे की अपॉर्चुनिटी भी खुल जाती है। आप राजनीति में जा सकते हैं, आप कोई अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि ये जो तैयारी है आपके लिए कितनी ज़्यादा मायने रखती है। इससे छोटी चीज़, इससे इससे बड़ी चीज़ और कुछ है ही नहीं, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और इसके लिए मैं अपना सबसे जो उत्तम समय है, अपनी जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा के समय है, वो मैं दूंगा। यानी कि सारे काम निपटाने के बाद मैं इसको नहीं करूँगा, बल्कि पहले इसको निपटाऊंगा, फिर सारे काम करूँगा, ये अप्रोच होनी चाहिए। फिर साथ में बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ रिसोर्सेस आपको नहीं डालना चाहिए, सही बात है। कोई कितने भी किताब पढ़े आपके बगल में या टॉपर्स ने पढ़े हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप देखें, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो 1-2 रिसोर्स जोड़ लें उसको, लेकिन रिसोर्सेज की संख्या हमेशा 1 से 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड ना करें कि अगला कितना सारी किताबें पढ़ रहा है, उसकी आप बिल्कुल चिंता ही ना करें। तीसरा है, आपकी जो मॉक है, आप उसमें मॉक लगा रहे होंगे तो आपकी रैंकिंग जो है बहुत कम आ रही होगी, आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे होंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है कि मॉक्स जो हैं वो आपके करंट स्टेटस को दिखाती हैं, और करंट स्टेटस आपका कुछ भी हो सकता है आप बहुत बढ़िया हो या फिर आप बहुत बहुत ही कमज़ोर हो, ये भी हो सकता है। तो आप उससे बिल्कुल ना डरें। आपको चूँकि इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, बस ये दिमाग में होना चाहिए आपके, और क्रैक करना है तो उसमें आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव कैसे होंगे कि आप पढ़ते जाएँ, आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप उसकी तैयारी करें, जहाँ पर आपकी कमी है उसको फ़ॉलो करें, ताकि आपके जो मार्किंग्स हैं वो आपके बढ़ते जाएँ। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि फ़ियर इज़ गुड बट डोंट बी ओवरवेल्म्ड बाय इट। अब डर लगना स्वाभाविक है। आप अपने जीवन के इतने इम्पोर्टेंट साल दे रहे हैं, उतनी सारी कहीं-कहीं पे फीस दे देते हैं इसकी तैयारी के लिए, उतने सारे घंटे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, परिवार को छोड़ के आते हैं, अपनी उस समय में कुछ कमाई कर सकते हैं, उसको भी छोड़ के यहाँ पर पढ़ाई में अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके आपको डर होना चाहिए कि हाँ, मैं इतने सारे घंटा दे रहा हूँ, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। तो ये डर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप तैयारी के लिए आप एक तरीके से मोटिवेट होते हैं कि नहीं, इतने सारे चीज़ें मैंने दाँव पे लगाई है, तो मैं इसके लिए बिल्कुल तैयारी करूँगा और इसको क्रैक करके ही मानूँगा। और अगर ये डर आपके अंदर नहीं है, तो यकीन कीजिए कि हो सकता है कि आपकी मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो फ़ियर अच्छा है, फ़ियर होना ही चाहिए ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। हाँ, फ़ियर इतना नहीं होना चाहिए कि आप काम करना ही बंद कर दें। फ़ियर का ये काम होना चाहिए कि और ज़्यादा काम करें, बस इतना ही इसका मतलब है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सजेशन है उस पे चलते हैं कि यू डोंट नीड टू बी अ जीनियस, इट नीड्स अंडरस्टैंडिंग। अब कई सारी जो बातें यहाँ पर बोली जाती है कि आईएएस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, आईएएस लोग जीनियस नहीं होते, क्योंकि मैंने इंटरव्यू सुने हैं ऐसे-ऐसे लोगों के जो कि आज डीआईजी हैं, डीजीपी हैं, ऐसे लोग हैं, और वो मैट्रिक में उन्होंने सेकंड डिवीज़न लाया था। कितने तो जो मैट्रिक है उसमें फ़ेल भी कर गए थे, और कितने जो है इंटर में उनके मार्क्स बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि 55% हैं, 60% है, ऐसे मार्क्स हैं। तो इसमें बिल्कुल ये जो मिथ है वो आपको निकाल देना चाहिए मन से कि आईएएस वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस होते हैं पढ़ने वगैरह में, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि आप बचपन से पढ़ने में बहुत ही तेज़ हों, फर्स्ट डिवीज़न लाते रहे हों या फिर टॉपर्स में रहे हों, लेकिन ये बात सही नहीं है कि आप आईएएस भी बन जाएँगे। क्योंकि आईएएस जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होती है, जबकि जो हमारे स्कूल वगैरह की और जो कॉलेज की जो बात है, वहाँ पे आपको रट के आप काम चला सकते हैं। वहाँ पर अगर आपने अच्छे से रटना जानते हैं, तो आप उसमें पास कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे नंबरों से, और टॉपर ही बन सकते हैं। लेकिन आईएएस के बारे में ऐसा नहीं है। आप इसके क्वेश्चंस को देखें, चाहे प्रीलिम के क्वेश्चन हो, इंटरव्यू के क्वेश्चन हो, मेंस के क्वेश्चन हो, तो आप देखेंगे कि अच्छे से पता चल जाएगा आपको कि इसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात की जाती है। यानी कि आपने कोई न्यूज़ पढ़ी है, उसके बारे में आपने क्या जाना? आपसे अगर उसके बारे में पूछा जाए तो आप उसके बारे में क्या बता पाएँगे? इस अप्रोच से पढ़ाई होती है यूपीएससी की। तो इसमें आप बिल्कुल ना डरें कि आप बचपन से फिसड्डी रहे हैं पढ़ने में, हमेशा फेल होते रहे हैं या फिर बहुत कम नंबर्स आते रहे हैं, बैक बेंचर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें। आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, यानी कि जो भी आपके सामने रिसोर्स है, चाहे करंट अफेयर मटेरियल है, चाहे स्टैंडर्ड बुक है, चाहे बेसिक बुक्स है, तो आपको बिल्कुल उसको अंडरस्टैंडिंग आपका लेवल उसमें चेक किया जाता है। आप समझ क्या रहे हैं उस चीज़ से? आप कोई आर्किटेक्चर देख रहे हैं या फिर आप कोई उसमें ज्योग्राफी की बात हो रही है कि यहाँ पर नदी है, यहाँ पर जो नदी किनारे है ये इस टाइप के लोग रहते हैं, और यहाँ पर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है वो यहाँ पर मिलते हैं। तो उस सारी चीज़ को रिलेट करके आप देख पा रहे हैं कि नहीं? यानी कि आप उससे सीखा क्या आपने? आपको जो चीज़ें आपके सामने हैं उससे आपने अपने लिए क्या निकाला? उससे आप समझते क्या हैं? वो सारी चीज़ें जो हैं यूपीएससी में
जानी जाती हैं। और आपने इंटरव्यू वगैरह सुने होंगे तो उसमें भी आपको यही सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सजेशन है वो ये है, डोंट गिव दिस एग्ज़ाम मोर देन योर 2 to 3 प्रीवियस यंग क्रिएटिव ईयर्स इवन इफ यू हैव बीन वीकेस्ट स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आपने भी ओझा सर को सुना होगा, तो उन्होंने भी बोला है कि अपने जो तैयारी है यूपीएससी की उससे 2 से 3 साल से ज़्यादा मत दें। और इसमें आपके जो यंग ईयर्स होते हैं, जिस समय आप कमा सकते हैं, अपनी परिवार की मदद कर सकते हैं कमा के, आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए एक स्टेटस चुन सकते हैं, और भी जो सारी तैयारी होती है एसएससी वगैरह की, वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन आप यूपीएससी के लिए आए हैं, आईएएस के लिए आए हैं, तो आप जानते हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण साल अपने दे रहे हैं यहाँ पे। किसी भी जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके सबसे जो इम्पोर्टेंट साल होते हैं वो यंग ईयर्स होते हैं, जहाँ पे वो मस्ती भी कर सकता है, वो कुछ अच्छा कर सकता है, वो बिज़नेस के क्षेत्र में जा सकता है, जहाँ पे वो बिल्कुल झंडे गाड़ दे, स्टार्टअप शुरू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और वहाँ पर आप पढ़ाई किताब को लेके बैठे हुए हैं। तो क्यों बैठे हुए हैं? आपको इस चीज़ को बिल्कुल हमेशा ध्यान में रखना है कि आप टाइम पास के लिए बैठे हुए हैं या दूसरों को दिखाने के लिए बैठे हुए हैं कि मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ। क्या यहीं तक आपको सीमित रहना है या फिर उनको बस बन के दिखाना भी है? तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान में रखें कि अगर आप कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी रहे हैं, तो आपके अंदर अगर आपने ये चीज़ सेलेक्ट की है, तो उसके लिए आपको प्यार होना चाहिए। आपको इसके लिए अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि दुनिया की जो सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है आपके लिए, उसके लिए आप समय इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप मजबूत बन रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, आपकी समझ बढ़ रही है। और अगर ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तो आप जो हैं वो समाज में रिस्पेक्ट कमा पाएँगे। आप जो हैं किसी भी फील्ड में जाएँगे, तो आपकी समझदारी रहेगी, तो आप वहाँ पर एक्सेल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो नेक्स्ट सजेशन है वो ये है कि डोंट डे ड्रीम। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हम लोग अक्सर तैयारी करते समय इन ख्यालों में खो जाते हैं कि मैं आईएएस बन गया तो क्या होगा, नहीं बना तो क्या होगा, दोनों तरह की बातें आती हैं। तो इस तरह की बातों को आप बिल्कुल ध्यान ना दें। हाँ, थोड़ी-सी इंस्पिरेशन के लिए आपको अगर चाहिए, तो आप सोने से पहले और जो जागने के बाद जो टाइम होता है, बिल्कुल सोने से पहले और जो बिल्कुल जागने के बाद जो टाइम होता है इमीडिएट, वहाँ पे आप थोड़ी सोच सकते हैं, ताकि आपको दिन भर इंस्पिरेशन बनी रहे। और उस समय जो आप मैसेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, वो आपकी परमानेंट हो जाती हैं। तो उस समय आप अपने आप से जितनी पॉजिटिव बात कर सकें, वो करें। जितने भी फ़ियर्स हैं उनको ओवरलाइ करके, और आप जानते हैं कि फ़ियर हैं, तो मैं जानता हूँ फ़ियर हैं, बिल्कुल होने भी चाहिए, लेकिन इस फ़ियर को मैं ओवरकम करूँगा, मैं इस फ़ियर को गलत साबित करके दिखाऊँगा। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं उसके बीच में अपने आप को एक तरीके से ऑफ़िसर के रूप में देखते जा रहे हैं, और अपने पढ़ाई की जो आपने प्लानिंग की है कि इतने से इतने बजे तक इतने पेज पढ़ने हैं, इतने घंटे पढ़ने हैं, उसका कुछ पता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सजेशन है वो ये है, डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजलेस थिंग्स। ये तो सब लोग जानते हैं कि किसी भी फील्ड में आपको सफलता चाहिए, तो आपको फोकस की ज़रूरत होती है, डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आप उस चीज़ के लिए समय दें जो कि ज़रूरी है कि उस चीज़ को या फिर उस लक्ष्य को हम पा सकें। तो आप फिर उन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दीजिए जो कि आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। जैसे कि आपके पढ़ाई के टाइम जो है, यानी कि आपने 8 घंटे पढ़ने शुरू किया है, सोचा है, आप सोचते हैं कि 12 से 4 मैं पढ़ाई करूँगा, उस समय आपके किसी दोस्त ने बोल दिया या फिर आपका कोई फ़ोन आ गया, आप उस पे बिज़ी हो गए, आप दोस्त के साथ बाहर चले गए, आप फ़िल्म देखने चले गए या फिर किसी रैली में चले गए। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जो डिसाइड किया वही होना चाहिए आपके लिए, और प्लान के अनुसार चलना चाहिए। उस प्लान में जब तक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, चेंजेस नहीं होने चाहिए। हाँ, बाकी सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन पहले अपना जो 8 घंटे या 10 घंटे का जो शेड्यूल है, उसको पूरा कीजिए, फिर आप जो करना चाहते हैं करें। लेकिन उस जो जो करना चाहते हैं करें, उसमें भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली आपको आईएएस के लिए ही ये टाइम पास कर रहे हैं। तो आप जहाँ भी टाइम आप टाइम 8 घंटे के बाद जहाँ भी टाइम दे रहे हैं, तो वहाँ भी हो सके तो पूरे मुद्दे को अपनी प्रिपरेशन के डिस्कशन में आप उसको लगा सकते हैं। थोड़ा-सा चेंज कर दीजिए। आप जो स्टूडेंट अपने जो फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं टाइम पास में 8 घंटे पढ़ने के बाद, तो वहाँ पर आप चर्चा चला सकते हैं कि अच्छा ये बताओ यार कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, वो सच में कोई क्रांति थी या फिर आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से एक अनयूजुअल हैपनिंग थी। ऐसा कुछ आप छेड़ सकते हैं ताकि जो पूरा माहौल है वो चेंज हो जाए। वो एक तरीके से डेडिकेशन हो जाए, वहाँ पर डिस्कशन होना शुरू हो जाए। इस तरीके का अगर आप कर सकते हैं, तो उस पर आप ध्यान दें। लेकिन हाँ, ये जो डिस्कशन है उसके भी टाइमिंग टाइमिंग लिमिटेड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप डिस्कशन शुरू करें, उसको आप अच्छा मान के उसको में 4 घंटे, 5 घंटे दोस्तों के साथ ही लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी जो चीज़ें हैं, पहले 8 घंटे आप
अपने जो सेल्फ स्टडी के जो आवर्स है उसको कंप्लीट कर लें। उसके बाद अगर दोस्तों के साथ आप टाइम बिताते हैं तो उसमें आप थोड़े-थोड़े आप उसमें चेंजेस लाएँ धीरे-धीरे करके, कि मस्ती भी चलती रहे, बीच-बीच में आप सिलेबस का कोई चीज़ छेड़ दें, कोई करंट अफेयर चल रहा है इंपॉर्टेंट उसकी बात छेड़ दें, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर बोला जा रहा है, डू बेसिक बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स वेरी कामली। एग्जाम्पल फिलिंग ऑफ योर रोल नंबर, अदर डिटेल्स ईटीसी इन आंसर शीट डीएएफ वाइल अप्लाइंग ईटीसी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर होती है कि आपकी तैयारी एक तरफ और जो गलतियाँ ये जो गलतियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं वो एक तरफ। यानी आप पूरे तरीके से टॉपर बनने में सक्षम है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह सब कुछ अच्छी है। आपने एग्ज़ाम देंगे, आप अगर आप आईएएस का एग्ज़ाम में बैठेंगे तो तीनों जो लेवल है वो आसानी से क्रैक कर लेंगे। लेकिन आपने मेंस में अपने रोल नंबर गलत करके आ गए, जो आपने डेफ भरा है उसमें उल्टा सीधा भर दिया आपने, जो आपकी हॉबी नहीं है उसको दिखा दिया आपने। आपने जो अप्लाई कर रहे थे उस समय उसमें आपने अपने मैट्रिकुलेशन के नंबर गलत डाल दिए, उसमें जो ग्रेड्स आए थे आपने वो गलत डाल दिए। तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी तैयारी ज़ीरो हो जाएगी। आपके पास सब कुछ है, आपने गलत डिटेल्स डाल दिए, वेरिफिकेशन के टाइम में आपकी जो आपकी मार्कशीट है उससे वो मैच नहीं करेंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या फिर आपको उसके लिए फिर आपको वो मानेंगे ही नहीं कि वो सही अपने डिटेल अपने जब भरे थे तो उससे मैच ही नहीं करेंगे तो आपको सर्विस में लेंगे ही नहीं। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ख़ासकर जब एग्ज़ाम में हम बैठते हैं तो उस समय ये सारी चीज़ें ज़्यादा हावी होती हैं कि जल्दी-जल्दी लिखना है, जल्दी-जल्दी पेपर कंप्लीट करना है, कहीं कुछ छूट ना जाए और अच्छे से अच्छे लिखना है। तो वो सारी चीज़ें अच्छी बात है। लेकिन आपको सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ध्यान रखनी है कि रोल नंबर आप गलत ना भरें। आपकी जो आंसर शीट की जो क्या बोलते हैं वो सीरीज़ होती है ABCD, वो आप गलत ना भरें। अपनी जो डिटेल्स है वो गलत ना भरें। अप्लाई करते समय अपने जो मैट्रिकुलेशन या फिर इंटर के मार्क्स है वो गलत ना भरें। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अपना एड्रेस ना गलत भरें, अपने पिताजी का नाम गलत ना भरें, जो स्पेलिंग्स है उस पे ध्यान रखें। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सजेस्ट की जाती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सजेशन है वो ये है, डोंट मेक टैटूज़ ऑन ऑन योर बॉडी। तो आप जानते हैं कि यूपीएससी में आईपीएस वगैरह या फिर और भी कुछ पोस्ट हैं, उसके लिए ऐसा है कि अगर आपने अपने शरीर पे टैटू बनाए हैं तो मेडिकल के चेकअप के समय अगर वो दिख गए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस सर्विस के लिए। अनएलिजिबल हो जाएंगे आप, इनएलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि उस सर्विस आपको नहीं मिल सकती, ज़िंदगी भर नहीं मिल सकती। तो प्लीज़ इस तरह की नादानियों से बचें। और चूँकि आप किसी चीज़ को डेडिकेट कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ में आप जाना चाहते हैं, आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है, ज़िंदगी पूरे सर्विस बीत जाएगी आपकी, पूरी लाइफ बीत जाएगी आपको इस सर्विस को करते-करते। आप ऐसा कुछ डिसाइड किया आपने, आपकी पूरी स्टेटस बदलने वाला है, आपका पूरा लाइफ बदलने वाला है। और पता चला आपने सारी चीज़ें होने के बाद और आपको ये चीज़ का पता ही नहीं था कि इस सर्विस में ये भी रिक्वायरमेंट है कि आपके बॉडी पे जो टैटू नहीं होने चाहिए, और आपने वो बना रखा है बिना कुछ सोचे समझे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। और इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलती है कि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो उसकी सारी डिटेल्स आप पता कर लें कि वो सर्विस कैसी है, उसका सर्विस की जो कंडीशन है वो कैसी है, किस किन अवस्थाओं में काम करना पड़ सकता है, रात में काम करना पड़ सकता है, दिन में काम करना पड़ सकता है, गुंडों से लड़ना पड़ सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि हथियार चलाना पड़ सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सरकारी तंत्र से भिड़ना पड़ सकता है, करप्शन से भिड़ना पड़ सकता है, माफिया से भिड़ना पड़ सकता है, जहाँ पे आपको अपने ज़िंदगी के जो है वो 18 घंटे देने हैं, अपनी फैमिली से दूर रहना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप इस सर्विस में जाएँ। ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं आईएएस बहुत बढ़िया चीज़ है, जो आईएएस बन गया उसको इतना दहेज मिलता है। हाँ, वो सारी चीज़ें सही हैं, वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी भी कुछ, आप आदमी होने के नाते, आप इंसान होने के नाते आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हो सकता है आप परिवार वाले आदमी हो, आपको परिवार के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद हो। हो सकता है आप शांत रहना चाहते हो, आप रात में सुकून से सोना चाहते हो। तो ऐसा आप समझ सकते हैं मैं जो बोल रहा हूँ, आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस तरह के। तो अगर आप उस तरीके की चीज़ें नहीं चाहते तो आप पूरी सर्विस के बारे में पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, चाहे ऑफिसर से ले लीजिए या फिर कोई जो फैकल्टीज़ होती हैं उनसे ले लीजिए कि सर मैं इस सर्विस में जाना चाहता हूँ, इसकी पूरी डिटेल बताइए हमको कि इसमें कैसी सर्विस होती है ये, इसमें प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, इसमें मुझे पोस्टिंग कहाँ-कहाँ मिल सकती है, वगैरह, वगैरह। तो ये चीज़ें अगर आप नहीं करेंगे तो इससे आप बहुत बाद में पछताएँगे, क्योंकि जो सर्विस होती है और जो शादी होती है, वो दोनों चीज़ ऐसी है कि आपको पूरा लाइफ टाइम आपको उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है और पूरे लाइफ को प्रभावित करती है, आपकी पूरी लाइफ को। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपने इन चीज़ों को गलत डिसाइड कर लिया है। अपने जो प्रायोरिटीज़ है या फिर आपकी जो पसंद है उसके अनुसार आपने डिसाइड नहीं किया, बल्कि सिर्फ़ सोसाइटी की बातों को सुन के आपने सिलेक्ट किया है। तो प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में रखें और इस तरीके की हरकत न करें जिससे कि आपकी जो लक्ष्य है उसको पाने में अड़चन आए।
और आप बिल्कुल उसी जो उसकी पूरी डिटेल्स है वो ज़रूर निकाल लें। आईपीएस बनना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आईपीएस की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस जो सेंटेंस है उससे यही मतलब निकलता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है कि टू बी कंटिन्यूड, यानी कि हम आगे भी इसके बारे में जारी रखेंगे। आगे जो भी सजेशन जो विभिन्न आने वाले टॉपर्स देते रहेंगे उसके बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे इन वीडियोज़ के माध्यम से। तो लास्ट में आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको ये पूरे जो वीडियो है वो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सबसे इम्पोर्टेंट सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि चलिए लाइक मत शेयर कीजिएगा, शेयर आपको नहीं करने का मन मत कीजिए, लेकिन आप इस जो वीडियो की जो स्लाइड्स हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो भी मैंने बात बताई हैं वो यूनिवर्सल हैं, वो बिल्कुल सही हैं और आप जानते हैं कि हर टॉपर ये बात बोलता है। तो बिल्कुल इस चीज़ को आप इस वीडियो को है आप, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट हैं उनके लिए तो मैं कहूँगा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो वीडियो हम लोग बनाएंगे उसमें इसमें तो ये बोला था हमने कि क्या क्या चीज़ नहीं करनी है। अगला जो वीडियो है वो टॉपर्स और फैकल्टी जो वो बताते हैं जो कि हमें बिल्कुल करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा। तो हमारे साथ बने रहें और अगली वीडियो ज़रूर देखें। आपने इस इतने देर जो इस वीडियो में इन्वेस्ट किए हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।